चलिए शुरू करें। राज और निकास। अच्छा, राज आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है? नहीं सर। सोशियोलॉजी वैसे भी कौन सा ऑप्शनल है? मैं सर 24 के लिए लेना है। तो ऑप्शनल देखो, सोशियोलॉजी छोटा है, अच्छा है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है। अभी एक काम कीजिए ना राज, ये वाला हाँ। ऑप्शनल जो है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि दूसरा बैच जो है ऑप्शनल का, मैं स्टार्ट दूसरा बैच पेपर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत थिंकर वाला पोर्शन चल रहा है, तो हो सकता है, लेकिन चीजें समझ आती हैं ऐसा नहीं है। लेकिन ऑप्शनल के बारे में पता है ना आपको, कैसे किया जाता है, क्या होता है? हाँ सर, 2 पेपर होते हैं उसके। हाँ हाँ, दो पेपर होते हैं, 250-250 नंबर के, है ना। हाँ हाँ। और एक आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शनल कैसे चुनना है, कौन सा चुनना है ना। हाँ। तो ये जो है हमारा ऑप्शनल का, काफी क्लासेस हो गई हैं, ठीक है। तो अच्छा। ये स्टार्टिंग से नहीं है ना। बाकी ठीक। आप लोगों के लिए एक नया बैच मैं जल्द ही, हो सकता है 1 तारीख से लॉन्च करूं, ऑप्शनल वाला। अभी तो आप जीएस में जीएस कर ही रहे हैं, ठीक है। हाँ और वैसे हाँ भी हाँ। आपको 24 में देना है, तो टाइम भी है। तो हम जो ठीक। है जल्दी प्लान करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। विकास आप बताओ। निकास मेरी जी आवाज आ रही जी है? जी। गुड इवनिंग सर। जी हाँ सर, गुड वेरी इवनिंग गुड। सर। हाँ हाँ, कल कहाँ चले गए थे जी निकास? सर, क्या कहते हैं ये नाइन्थ वाले में हम क्या कहते हैं, कुछ प्रॉब्लम चल जाते हैं नेटवर्क की, तो मतलब इसको अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं। तो इसमें अभी देखिए 7 PM वाले में हम ज्वाइन कर लिए तुरंत, लिंक जो देखे। हाँ, ये जो है ना 7 PM पर निकास जो है सोशियोलॉजी ऑप्शनल जी है, ठीक है। आप इसे कर जी सकते हो, बुरा नहीं है। पर थोड़ा सा जो है इसके बेसिक हमें समझना पड़ेगा, ऑप्शनल क्या होता है। तो एक काम करता हूँ कि मैं एक दिन जो है ना, 1-2 दिन के बाद सभी बच्चों को कि ऑप्शनल सोशियोलॉजी ही क्यों चुनना चाहिए, या फिर इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो मैं बता दूंगा। बाकी 9 PM वाली क्लास में मिलते हैं, राइट। अभी आप समझ लो, कुछ चीजें जी आप जी जो है समझ आनी चाहिए, तो बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जी हाँ, तो चलो जो है ना, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। चलो, जिन लोगों को इस साल एग्जाम देना है, ये हमारा जो है टारगेटेड बैच स्टार्ट हो चुका है, यूपीएससी प्रीलिम्स टारगेटेड बैच। इसमें से जो है ना, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। पिछले वर्ष जो है 100 स्टूडेंट जो है इसमें से टारगेटेड बैच के अंतर्गत हमारे एडमिशन, सुपर 100 बैच है दरअसल, इससे ज्यादा हम एक बैच में बच्चे नहीं रखते हैं। 28 बच्चे जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे, इनमें से 7 बच्चे मेंस क्वालिफाई किए हैं। और फाइनल देखिए क्या होता है, कितना रिजल्ट आता है। हमारी ये फैकल्टी है, संभावना है कि आप जो हैं लगभग जानते होंगे। ये तो मैं ही हूँ, रितेश सर हैं, ऋचा मैम है, आलोक सर हैं, ही इज आल्सो सेलेक्टेड, हुकुम सर हैं, पूजा मैम है, और ये अंजलि। चलो, अब जो है हमें आज स्टार्ट करना था टोटेमवाद। टोटेमवाद या धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, धर्म कैसे स्टार्ट होता है, जो आज धर्म है इसका प्रारंभिक स्वरूप क्या है। टोटेम, टोटेमवाद। और मैं आपको बता दूं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले, मैं नोट्स अभी भेजूंगा, पूरा नोट्स यहाँ तक। और नोट्स भेजने के बाद पूरा जो है ना, परसों के दिन यहाँ तक टेस्ट होगा, और फुल टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी मुझे नहीं पता है आपको कैसे देना है, तो कल छुट्टी रहेगी, कल पूरा पढ़ने का टाइम रहेगा जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया है। एक आप लोगों के साथ सबसे बढ़िया चीज क्या है, जो मैं पढ़ाता हूँ वो लिखवाता हूँ, तो डरना नहीं है। नोट्स आप पढ़ोगे तो आप वापस आपको लगेगा कि लगता है क्लास में बैठे हो, ठीक है। तो चलो, तो जहां तक चीजें आज हो जाएंगी, यहां तक का प्रॉपर कल टेस्ट होगा। कल नहीं, परसों के दिन संडे, तो कल जो है छुट्टी रहेगी। कल छुट्टी रहेगी और सिर्फ आप लोगों के टेस्ट के लिए। टोटेमवाद यानी धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। स्नेहल आ गए हैं? चलो आ गए हैं। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, प्रारंभिक स्वरूप, टोटेमवाद, टोटेमिज्म। देखो भाई, समाज शास्त्र में दुर्खीम ने समाज शास्त्र में दुर्खीम के द्वारा रचित ये अंतिम महत्वपूर्ण पुस्तक रही।
मतलब समाज शास्त्र में दुर्खीम के द्वारा जो रचित लिखित ये अंतिम सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। और इस पुस्तक में दुर्खीम ने धर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये जो पुस्तक है उनकी, तो इसमें उन्होंने क्या है, धर्म का सिद्धांत दुर्खीम ने प्रतिपादित किया। अब इसके अंतर्गत दुर्खीम धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझाना चाह रहे थे। मतलब कि जो धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसी को समझाना और समझना चाहते थे। उनके अनुसार धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए उसका अध्ययन उससे मतलब इसके सबसे साधारण स्वरूप में या प्रारूप में करना होगा। दुर्खीम कह रहे हैं कि अगर आप जो है धर्म को समझना चाहते हो तो इसको समझने के लिए आपको सबसे धर्म का जो सबसे साधारण स्वरूप है उसका अध्ययन जो है करना होगा। और उनका यह मानना था कि जटिल समाज में धर्म अपना रंग परिवर्तित कर लेता है। अगर समाज जटिल है तो धर्म भी अपना जो है स्वरूप जो स्वरूप है वो क्या हो जाता है, धर्म का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। तो धर्म जटिल हो जाता है तो इसको समझ पाना भी क्या है, कठिन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आप जो है धर्म का सबसे साधारण स्वरूप से धर्म को समझ सकते हो। दुर्खीम से पहले पूर्व जो है दुर्खीम से पहले टाइलर और स्पेंसर ने ये कहा था कि भाई जो है जीववाद यानी सर्वोत्मवाद या जो है एनिमिज्म धर्म का सबसे साधारण प्रारूप है। किसने कहा था? टाइलर और स्पेंसर ने। इन्होंने क्या कहा था कि जो जीववाद है वो धर्म का सबसे साधारण प्रारूप है। यह मृत पूर्वजों के, अब ये जीववाद क्या है जरा इसे सुनो। जो ये जीववाद है या सर्वात्मवाद में भी इसको बोलते हैं, सर्वात्मवाद, यही सब पढ़ना होता है सोशियोलॉजी में। तो धर्म का सबसे, कौन कह रहे हैं? टाइलर और स्पेंसर कह रहे हैं कि धर्म का सबसे साधारण स्वरूप क्या है? जीववाद है या सर्वात्मवाद। अब भाई ये मृत पूर्वजों के आत्माओं की उपासना को संबोधित करता है। जो मर गए हैं हमारे पूर्वज उनकी आत्माओं की उपासना ही क्या है? जीववाद है। आपसे कोई पूछे कि भाई सर्वात्मवाद में जीववाद क्या है, या टाइलर या स्पेंसर के अनुसार धर्म का सबसे साधारण स्वरूप क्या है, तो आप कहोगे कि टाइलर और स्पेंसर कह रहे हैं कि धर्म का सबसे साधारण स्वरूप जीववाद है या सर्वात्मवाद है। और इसका मतलब यह है कि जो मृत पूर्वजों की आत्माओं की उपासना की जो पूजा है वही जीववाद है। मैक्स मूलर के अनुसार प्रकृतिवाद धर्म का सबसे साधारण और प्रारंभिक स्वरूप है। कौन कह रहे हैं? मैक्स मूलर कह रहे हैं। यहां पर टाइलर कह रहे थे, ये टाइलर और स्पेंसर। दूसरी जगह जो है मैक्स मूलर कह रहे हैं। कौन भैया? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कह रहे हैं कि जो प्रकृतिवाद धर्म का सबसे साधारण और प्रारंभिक स्वरूप है। जो प्रकृतिवाद है वो धर्म का सबसे साधारण और सिंपल स्वरूप है। यह प्राकृतिक शक्तियों की उपासना को संबोधित करता है। प्राकृतिक शक्तियां क्या है? मूलर कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक शक्तियां जैसा कि सूर्य है, चंद्रमा है, समुद्र है, तो इनकी पूजा ही क्या है? प्रकृतिवाद है। और ये यहां तक कह रहे हैं कि भाई जो है चंद्रमा, सूर्य, समुद्र इत्यादि का प्रकोप जो है मनुष्य पर हमेशा रहा है। मनुष्य हमेशा ही इनसे प्रभावित और भयभीत रहा है। तो मनुष्य इनको प्रसन्न रखने के उद्देश्य से क्या करता है कि मनुष्य ने हमेशा से इन प्राकृतिक शक्तियों की उपासना की है। जैसे आप जो है जब एग्जाम होता है तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने जाते हो एग्जाम से पहले। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो। तो ये मैक्स मूलर कह रहे हैं कि भाई जो है ये प्रकृतिवाद जो है, अगर हम प्रकृतिवाद की बात करें तो पर्टिकुलर प्रकृतिवाद क्या है कि इसमें जो है प्रकृति की पूजा या उपासना ही प्रकृतिवाद है। सूर्य, चंद्रमा, इन सारी चीजों की जो है पूजा ही प्रकृतिवाद। अब इसमें मैक्स मूलर कह रहे हैं कि भाई लोग जो है इससे डरते रहे हैं, चंद्रमा के प्रकोप से, सूर्य के प्रकोप से, समुद्र के प्रकोप से। तो उनको जो है प्रसन्न रखने के उद्देश्य से ये जो है उनकी शक्तियों की उपासना करते रहे। कौन कह रहे हैं? मैक्स मूलर कह रहे हैं। बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं? पिंक, रेखा, जी सर। स्नेहल। अच्छा स्नेहल, आपसे एक चीज पूछना था हमें। आप वीडियो ओपन यस करो, सर। वीडियो ओपन करो आप।
वेल, अच्छा आप के नाम क्या क्या आ रहा था? डॉक्टर स्नेहल, आप डॉक्टर हो? सर मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट है। जी चलिए, तब तो आप काम के आदमी हो, है ना? जी जी चलो सर। चलो। तो मैक्स मुलर धर्म को लेकर के क्या कह रहे हैं, समझ आया सर ना? मैक्स मुलर का तो समझ में आ गया, लेकिन इससे दो पहले जो राइटर थे उनका और समझा दो एक टाइलर बार। और स्पेंसर। डायलर और जी हाँ स्पेंसर। टाइलर सर। नहीं, टाइलर, टाइलर। टाइलर और टाइलर। स्पेंसर जो है कह रहे हैं कि जो धर्म है ना, सबसे साधारण स्वरूप जीववाद है धर्म का। जीवात्मा का मतलब है कि जो हमारे पूर्वज मर गए हैं उनकी आत्माओं की पूजा ही जीववाद है या सर्वात्मवाद है। और यही उपासना। धर्म का सबसे प्रारंभिक स्वरूप है। मतलब इनके अनुसार धर्म कैसे आया? धर्म का सबसे साधारण स्वरूप क्या है? जीववाद है। जीववाद क्या है? कि जो हमारे पूर्वज निकल लिए थे तो उनकी जो है आत्माओं की पूजा ही जीववाद है। ठीक है रेखा? ओके, देखा? हाँ सर, अब समझ में आ गया। ठीक है। अब देखो, दुर्खीम ने इन दोनों ही विचारों का खंडन किया। दुर्खीम कह रहे हैं यार आप लोग पगला गए हो क्या, ये दोनों विचारों का खंडन कर देते हैं। और जीववाद का खंडन करते हुए दुर्खीम ने कहा कि धर्म समाज शास्त्र की एक विषय वस्तु का हिस्सा है। जो धर्म है वो समाज शास्त्र की एक विषय वस्तु का हिस्सा है। और समाज शास्त्र एक विज्ञान है। और विज्ञान आत्माओं जैसे अलौकिक शक्तियों में आस्था नहीं रखता है। नहीं रखता है ना? ये कौन कह रहा है? ये दुर्खीम कह रहे हैं। दुर्खीम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? ये प्रत्यक्षवादी हैं। और प्रत्यक्षवादी समाज शास्त्र को क्या मानते हैं? जस्ट अ साइंस, एज अ साइंस। तो इस वजह से दुर्खीम ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे लॉजिक से ध्यान रखना। ठीक है, तो दुर्खीम क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो है ये समाज शास्त्र की ये विषय वस्तु है। जो धर्म है वो समाज शास्त्र की विषय वस्तु है, उसका हिस्सा है। अब समाज शास्त्र एक साइंस है और साइंस आत्माओं की जो है उपासना में, अलौकिक शक्तियों में आस्था नहीं रखती है, भरोसा नहीं रखती है। तो यदि धर्म को आत्माओं की उपासना के साथ जोड़ दिया जाए तब समाज शास्त्र में इसका अध्ययन जो है वो संभव नहीं रह जाएगा। तो ये किसका? जीववाद का खंडन करते हुए दुर्खीम इसको नकार रहे हैं। दुर्खीम इसका खंडन कर रहे हैं। अब किसका खंडन करेंगे? प्रकृतिवाद का भी खंडन करेंगे। तो कह रहे हैं दुर्खीम कि भाई धर्म को जो है भय से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि मैक्स मुलर डरा रहे थे कि आप समुद्र से डर रहे हो तब यही पूजा कर रहे हो। दुर्खीम कह रहे हैं कि भाई धर्म को जो है डर से जोड़कर आप नहीं देख सकते। यह श्रद्धा और सम्मान के भाव से जुड़ा हुआ होता है। यह श्रद्धा कहीं तक ठीक भी है और कहीं तक गलत भी है। कि हम भी जब डर का खेल होता है कि एक बार क्या हुआ मैं बता देता हूं कि एक बार जो है मैं एक किसान फैमिली से आता हूं। तो मेरे बगल में जो है मतलब मेरे जो पड़ोसी थे उनने जो है एक बंदर को मार दिया। अब उनने एक बंदर को मार दिया तो उनने मतलब अब डर का खेल है कि भाई हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। तो इतना डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि वाकई में उन्हें अगले दिन बुखार आ गई। और डॉक्टर के पास गए, उन्हें सारा सब कुछ दिया, बुखार सही हो गई। लेकिन डॉक्टर से जाने से पहले लोगों ने उन्हें बता दिया कि ये डर का खेल है, जब तक हनुमान जी के पास क्षमा याचना करने नहीं जाओगे जब तक कुछ होगा नहीं। तो उन्हें वहां भी करी लेकिन डॉक्टर को भी दिखाया। तो अब आप कुछ भी समझ लो कि ये डर का खेल है कि नहीं। तो लेकिन दुर्खीम इसको नकार रहे हैं। दुर्खीम कह रहे हैं कि भाई धर्म को भय से जोड़कर मत देखो, इसको भय से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। ये श्रद्धा और सम्मान के भाव से भी जुड़ा है। कहीं तक ये सही भी कह रहे हैं। उपासना डर के कारण नहीं हो सकती, दुर्खीम कह रहे हैं। तो अब वो अपना विचार देंगे। तो दुर्खीम कह रहे हैं कि टोटेमवाद या गढ़चिन्हवाद जो कि ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजातियों में उपस्थित है, धर्म का सबसे साधारण प्रारूप यही है। धर्म का सबसे साधारण प्रारूप यही है। अब यह टोटेमवाद की उपासना को संबोधित करता है। और टोटेमवाद का मतलब क्या है? मैंने सबसे पहले सब हेडिंग लिखी थी टोटेमवाद। टोटेमवाद एक पवित्र चिन्ह है। यह पवित्र चिन्ह कुछ भी हो सकता है। ये मान लो कि एक पशु हो सकता है, ठीक है, ये एक पक्षी हो सकता है, या फिर ये एक कोई वृक्ष हो सकता है, कोई झंडा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिंबल हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही पवित्र वस्तुओं की उपासना को टोटेमवाद कहते हैं। तो दुर्खीम का सबसे साधारण स्वरूप धर्म का क्या है? टोटेमवाद है। और टोटेमवाद यानी गढ़चिन्ह या फिर किसी भी प्रतीकों की पूजा ही टोटेमवाद है। अब दुर्खीम के अनुसार कुछ भी अपने आप में पवित्र नहीं होता है। दुर्खीम कह रहे हैं पवित्रता दरअसल एक गुण है
जो कि आपको एथिक्स के लिए भी ध्यान रखना होगा। तो पवित्रता एक गुण है जिसे समाज किसी भी वस्तु पर आरोपित कर सकता है, अर्थात कि भाई पवित्रता किसी भी वस्तु के आंतरिक चरित्र का हिस्सा नहीं है। अब दुर्खीम कह रहे हैं कि भाई धर्म की उत्पत्ति ही पवित्र और अपवित्र के बीच उपस्थित अंतर से हुई है। पवित्र को श्रेष्ठ समझा जाता है और अपवित्र को हीन माना जाता है। पवित्र अपवित्र से पृथक और परे है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है? एक मिनट देख लेते हैं, पता चले कि हाँ ठीक है। जी सर हो रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। क्या होता है ना कि आप लोगों को, अच्छा एक चीज बता दूं, जो ऐप में आप लोग तीनों लोग हो, स्नेहल, रेखा, जो नए वाला बैच है, तो अगर किसी की क्लास छूट भी जाए ना तो ये क्लास जो है ठीक एक दिन बाद वापस वहां पे अपलोड हो जाती है, ठीक है। जी सर। तो दुर्खीम के अनुसार धर्म की उत्पत्ति ही क्या है? पवित्र और अपवित्र के बीच उपस्थित अंतर से हुई है। पवित्र को श्रेष्ठ माना जाता है जबकि अपवित्र को हीन माना जाता है। पवित्र अपवित्र से पृथक पृथक है और परे है। दुर्खीम कह रहे हैं कि धर्म उस पवित्र वस्तु के प्रति आस्थाओं और कर्म कांडों का समीकरण है। मतलब दुर्खीम कह रहे हैं कि जो मतलब जो पवित्र और अपवित्र को लेकर के उनका जो मानना है कि भाई ये जो बेसिक यही जो है धर्म को लेकर के, यानी धर्म उस पवित्र वस्तु के प्रति जो आस्था है, जो कर्म कांड है, उन्हीं का समीकरण है। आस्थाएं धर्म को जो है वैधता, जो है वैधता यानी जो है लेजिटिमेसी जो है प्रदान करती है, वैधता प्रदान करती है, जबकि कर्म कांड धर्म को ठोस स्वरूप प्रदान करते हैं। जैसे ही एक समाज एक वस्तु को पवित्र मान लेता है, जब एक सोसाइटी होता है तो एक वस्तु को पवित्र मान लेता है और सदस्यों से उस वस्तु के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव की अपेक्षा करता है। वहीं दुर्खीम कह रहे हैं कि धर्म में ईश्वर का होना अनिवार्य नहीं है। धर्म में जो है ईश्वर हो ये जरूरी नहीं है। वह पवित्र वस्तु और हानिकारक या फिर लाभदायक कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर वो पवित्र है जरूरी नहीं है कि वो लाभदायक ही हो, वो हानिकारक भी हो सकती है, परंतु उसे कभी भी दोष नहीं दिया जा सकता। कहते हैं दुर्खीम, इस ऐसे समझो कि अगर आप मान लो कि किसी चीज पर आस्था रखते हो और आपके साथ जो है गलत हो गया, उसके मतलब आस्था रख रहे थे लेकिन फिर भी गलत हो गया, तो आप उसको गलत नहीं मानोगे, मतलब जो है उसे कह दोगे, आप उसे बचाने का, उसको डिफेंस करने का जो है प्रयास करोगे, उसका डिफेंस करोगे, बल्कि आप उस पे जो है आरोपित नहीं करोगे, जो आरोप है वो नहीं आरोपित करोगे। दुर्खीम वही बात कह रहे हैं कि भाई धर्म में जो है ईश्वर का होना जरूरी नहीं है। ये पवित्र वस्तु और ये जो पवित्र वस्तु हानिकारक या लाभदायक दोनों में से कुछ भी हो सकती है, उसे कभी भी दोष नहीं दिया जाता है। और दुर्खीम ये भी मानना है कि साधारण छोटे समाज में ये पवित्र चिन्ह समाज को ही संबोधित करते हैं। साधारण जो छोटा समाज है, ये पवित्र चिन्ह जो है समाज को ही संबोधित कर रहे हैं। अब यह चिन्ह समाज की पहचान बन जाता है। टोटेम की उपासना की प्रक्रिया में मनुष्य ने हमेशा से ही अपने समाज की ही उपासना करी है। मनुष्य हमेशा से अपने समाज की उपासना करता रहा है और समाज ही जो है उपासना की वास्तविक वस्तु है। समाज श्रेष्ठ है, पवित्र है, जबकि मनुष्यहीन है, अपवित्र है। मनुष्य हमेशा से अपने समाज पर आश्रित रहा है और यही कारण है कि उसने हमेशा जो है समाज की उपासना की है। क्योंकि समाज, जैसे आप देखोगे कि जैसे ही जटिल वास्तविकता के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव को दिशा प्रदान करना क्या हो जाता है, मुश्किल होता है, तो एक पवित्र चिन्ह को जन्म दिया जाता है जो कि समाज का प्रतिनिधित्व कर सके और श्रद्धा और सम्मान के उस भाव को जो है उस पवित्र वस्तु की ओर क्या कर सके, दर्शाया जाता है। साथ ही साथ दुर्खीम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये समझाने का था कि भाई किस प्रकार से धर्म जो है समाज में प्रकार्यात्मक होता है, प्रकार्यात्मक, फंक्शनलिस्ट, सब कुछ ठीक ठाक, तो धर्म समाज में हमेशा प्रकार्यात्मक होता है। साधारण छोटे समाज में धर्म जो है साझा मान्यताओं, साझा कर्मकांडों और साझा भावनाओं को जन्म देता है और यह साझा उत्सव को जन्म देता है और यह समाज के सदस्यों का जो है, समाज के जो सदस्य हैं तो समाज के सदस्यों को एकजुट करता है। यह प्रकार्यात्मक होता है, यह फंक्शनलिस्ट होता है। आप ऐसे देखो कि हम धार्मिक कोई पवित्र मेले वेले में इकट्ठा होते हैं तो उसका प्रकारवाद अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यूनिटी को जन्म देता है। चलो ठीक है, एक चीज बताओ, जैसे कि हम शादी में, सबको पता है, लेकिन शादी में हम जो है गेट टुगेदर क्यों होते हैं?
शादी चाहे तो एक ही दो लोग जो है लड़का लड़की और मंदिर में जैसे होता है, लेकिन इतना खर्चा काहे करते हैं? जो मैरिज हॉल बुक करते हैं 10 लाख मैरिज हॉल वाले को देते हैं, ठीक है, लड़का ठीक ठाक पोस्ट में हुआ तो 1.5 करोड़ उसे देते हैं, तो ओवरऑल जो है पूरी गाढ़ी जिंदगी की जो जितनी गाढ़ी कमाई है वो सब लगा देते हैं। क्यों? लेकिन यहाँ पर जो है हम इतना बुला करके मैरिज हॉल वाले को 10 लाख और पूरा ये दुनियादारी के लोग बुलाते हैं, क्यों? यही प्रकारवाद है। मतलब जो है शादी का प्रकारवाद। अगर हम पूछे तो भाई जिनसे जो गिले शिकवे थे वो मिट जाते हैं, या फिर जो है लोग जुड़ जाते हैं, एक यूनिटी देखने को मिलती है। जैसे धर्म में आप देखो कि हम दीपावली में एक दूसरे के यहाँ घर जाते हैं, गले मिलते हैं, दशहरा में, दीपावली में, ईद में लोग ईदी देने जाते हैं। इसका मतलब क्या है? यही धर्म का प्रकारवाद है कि भाई अगर हमारे गिले शिकवे हैं तो क्या कर सके कि वो गिले शिकवे दूर हो सके। लड़ाई हुई थी, कोई बात नहीं है, अब हम सही हो गए, ठीक है, तो ये एक अवसर है। अगर वैसे मान लो कि अगर कोई ईद आया, पहले लड़ाई हुई थी, ईद आया, ईद में मिले गले और सब ठीक हो गया, तो एक अवसर तो मिला ना कि उस गिले शिकवे को समाप्त करने के लिए, उसको कम करने के लिए। लेकिन अगर ईद होती ही नहीं या दीपावली या दशहरा होता ही नहीं, तो आप बताओ कैसे उससे हो सकता है कि आप 10 साल ना मिलते, 20 साल ना मिलते, 15 साल ना मिलते? पॉसिबिलिटी थी कि आप उसके साथ ना जुड़ पाते। लेकिन ईद, होली, दशहरा आपको क्या किया कि एक साथ जोड़ के आपके जो मन मुटाव थे, मनभेद थे, वो क्या कर दिया, उनको पाट दिया और आप एक दोस्त या फिर जो एक रिश्तेदार हो गए। वही यहाँ पर दुर्खीम कह रहे हैं कि समाज के सदस्यों को ये एकजुट करता है जो धर्म है, साझा उत्सव को जन्म देता है। साझा उत्सव की जय, धार्मिक मेले लगते हैं और यही जो धार्मिक जो त्योहार मनाए जाते हैं, साझा उत्सव तो यही हुआ ना, साझा उत्सव को जन्म देता है और समाज को जो ये समाज के सदस्यों को एकजुट करता है। और यही इसका प्रकार्यात्मक है, यही इसका प्रकार्यवाद है। ये बताओ समझ आया कि नहीं? जी सर। अब देखो पॉसिबिलिटी है कि कई बार ऐसे समझो कि अलग अलग चीजें हैं कि भाई दिवाली क्यों मनाई जाती है, होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज उसका प्रकार क्या है, ये हमारा फोकस होना चाहिए। अब दुर्खीम ने धर्म के सिद्धांत की आलोचना इसके सामाजिक यथार्थवाद के कारण हुई। जो दुर्खीम का जो धर्म का जो सिद्धांत है टोटेमवाद, तो इसकी आलोचना सामाजिक यथार्थवाद के कारण हो जाती है। और दुर्खीम ने यहां स्वेच्छा से यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि समाज श्रेष्ठ है, मनुष्यहीन है, समाज ही उपासना की वास्तविक वस्तु है। और यह सिद्धांत जो है रूढ़िवादी या प्रयोजनवाद या कारणवाद से क्या है, ग्रसित है। अर्थात यहां अनुसंधान का परिणाम पहले से डिसाइड था, पूर्व नियोजित था, और दुर्खीम ने इसे जबरन प्रमाणित करने का प्रयास किया। यहां तक कि जगत को मात्र पवित्र और अपवित्र यानी प्योरिटी और पोल्यूशन या सैक्रेड या प्रोफेन दो हिस्सों में जो है वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। और इन दोनों के बीच भी वस्तुएं उपस्थित होती हैं। इन्हें सामाजिक जो है, मतलब जो सामाजिक जो मैंडेट कहा जा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो धर्म है वो मात्र साधारण छोटे समाज में ही प्रकार्यात्मक हो सकता है। एक धार्मिक बहुलतावादी समाज में जहां एक से ज्यादा धर्म का अनुपालन होता है, धर्म विभाजनकारी शक्ति बन जाता है। धर्म क्या है? विभाजनकारी शक्ति बन जाता है। यहां पर बड़ा सिंपल है कि जो दुर्खीम, देखो कुछ जो है हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो दरअसल हमारे सोशियोलॉजिस्ट डिटर्मिनिस्ट हैं। डिटर्मिनिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने फला चीज क्या करी, कि पहले से जो है, ऐसे समझो कि किसी चीज का रिजल्ट आपने पहले से पूर्व नियोजित कर लिया, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करोगे। आप उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए क्या करोगे कि वैसे ही एक्ट करोगे। तो दुर्खीम ने पहले से प्रकार, मतलब जो है ये पूर्व नियोजित, इनका उन्हें पहले से सोच रखा और उसी को प्राप्त करने के लिए वैसा एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है, और ये रूढ़िवादी जो प्रयोजनवाद या कारणवाद से कहा जा रहा है, इनकी जब आलोचना करते वक्त इनके टोटेमवाद या धर्म के सिद्धांत की, कि भाई ये प्रयोजनवाद या कारणवाद से क्या है, ग्रसित है। यहाँ अनुसंधान का परिणाम, जो इस रिसर्च का परिणाम है, वो पहले से क्या है, नियोजित है, पूर्व नियोजित था, ठीक है। इसे दुर्खीम जबरन इसको जो है प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत देखो। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट हो? नो सर। पक्का? चलिए पक्का। चलो,
अब दुर्खीम के आत्महत्या का सिद्धांत देख लो कि कौन ज्यादा आत्महत्या करता है, लड़का लड़की, क्या है इसके पीछे का कारण, क्या है। दुर्खीम के अनुसार थोड़ा बहुत एक आइडिया तो लगेगा ही लगेगा। आत्महत्या का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत किसकी? दुर्खीम की आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खीम ने ही दिया ना, नाम भी हमारे यहाँ भारत में दुर्खीम थोड़ा सा ऑड लगेगा कि पहले से बेचारा दुख से लगता है कैसे थे, है ना। चलो, आत्महत्या दुर्खीम का समाजशास्त्र में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। ये हत्या का जो सिद्धांत है ये दुर्खीम का बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। यह दुर्खीम के द्वारा रचित एक पुस्तक रही है, दुर्खीम के द्वारा रचित एक पुस्तक रही है, एक पुस्तक रही है। और इस पुस्तक में दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पहली बार समाजशास्त्र में सिद्धांत और अनुसंधान का समीकरण प्रस्तुत किया गया, वेरी फर्स्ट टाइम। और यह दुर्खीम के द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत रहा है जो कि अनुसंधान पर, जो कि रिसर्च पर आधारित है। अब इस सिद्धांत में दुर्खीम ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि आत्महत्या के पीछे उपस्थित कारण समाज में, मतलब समाज से उत्पन्न होते हैं। जो आत्महत्या लोग करते हैं उसके पीछे जो कारण है आत्महत्या के, वो कहां से? समाज से उत्पन्न होते हैं। दुर्खीम का उद्देश्य ये समझाने का नहीं था कि क्यों एक व्यक्ति ने आत्महत्या की, वो ये नहीं समझाना चाह रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये समझाने का था कि क्यों एक विशिष्ट प्रकार के लोग आत्महत्या ज्यादा करते हैं। वो ये नहीं समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति क्यों आत्महत्या कर रहा है, उसमें उनको इस बात पे इंटरेस्ट ही नहीं। इंटरेस्ट क्या है उनको कि एक विशिष्ट प्रकार के लोग आत्महत्या ज्यादा क्यों करते हैं या कम क्यों करते हैं। उनका दरअसल समझाने का मतलब वो यहां से ये समझाना चाह रहे थे। तो देखो क्या समझाने, मतलब उनका मानना क्या है। दुर्खीम ने आत्महत्या को अध्ययन के विषय वस्तु के तौर पे इसलिए चुना क्योंकि उस दौरान आत्महत्या यूरोपीय समाज में एक सामान्य प्रक्रिया बन गई थी, लोग बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे थे। अब इस अनुसंधान में जो दुर्खीम है वो पिछले 40 वर्षों के, नॉट 400, पिछले 40 वर्षों के आत्महत्या से संबंधित जितने भी आंकड़े थे, जितना भी डेटा था, वो यूरोप के अलग अलग विभिन्न एरिया से उन्होंने क्या किया? कलेक्ट किया। और इन आंकड़ों का उन्होंने इवैल्यूएशन किया और इवैल्यूएशन के बाद उन्होंने एक ये निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं, यानी फीमेल की तुलना में मेल ज्यादा आत्महत्या करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा और ना ही आपको अपने अनुसार करना है। आत्महत्या, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट का एक खूबसूरती यही है, जो अगला व्यक्ति बोल दिया है वही लिख दो। मतलब 25% एरिया जो थिंकर वाला वही है ना, ठीक है। तो दुर्खीम कह रहे हैं एक यही रिसर्च, उन्हें अलग अलग आंकड़े जो है इकट्ठा किए आत्महत्या से संबंधित, और उन आंकड़ों में जो है उन्हें ये पाया कि जो मेल है यूरोपीय समाज में वो फीमेल से ज्यादा आत्महत्या कर रहा है। दूसरा कि अविवाहित लोग विवाहित लोगों की तुलना में आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं। बैचलर, अविवाहित। अब बाकी आप जो है इनके पीछे कंक्लूड, जो भी आपको निकालना है, इसके क्या पीछे प्यार था क्या था वो आप निकालते रहना, पर लिखना नहीं, सोचते रहना, ठीक है, वो चलेगा। पता चलेगी आप कह दो कि नहीं दुर्खीम से आगे जा करके आप जो है दुर्खीम स्क्वायर बनो और बता दो कि अविवाहित दरअसल इस वजह से ज्यादा आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो प्यार में पड़े होते हैं, उनको प्यार नहीं मिलता है, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो फांसी में झूल जाते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों से बचना, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है वो ऐसे ही करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे किया, तो बोले सर इसीलिए। तो मैंने कहा अच्छा ये ठीक है, अब एक काम करो, इसे रिसर्च पेपर में जो है ना पीएचडी कर लो, दुर्खीम समाप्त करो और यूपीएससी आप ही का सिद्धांत डालेगी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि अविवाहित लोग विवाहित से ज्यादा क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं। अब इसके बाद जो है प्रोटेस्टेंट ईसाई कैथोलिक ईसाइयों की तुलना में आत्महत्या ज्यादा करते हैं।
कैथोलिक की तुलना में। वो तो वहां की समाज में, तो वहां तो ईसाई धर्म दरअसल दो सेक्ट, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। तो कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्टेंट हैं वो ज्यादा कैथोलिक की अपेक्षा जो है क्या है, आत्महत्या करते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग निरक्षर लोगों की तुलना में ज्यादा आत्महत्या करते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग निरक्षर लोगों की तुलना में ज्यादा सुसाइड करते हैं। दुर्खीम ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि जब समाज में सब कुछ समान रहता है तो आत्महत्या की दर भी सामान्य रहती है। दुर्खीम ने इसे आत्महत्या का सामाजिक दर, प्लीज नोट करिएगा, दुर्खीम ने इसे आत्महत्या का सामाजिक दर, नोट्स मतलब कि रफ ऑफ लिया करो और बाकी नोट्स मिलेगा, परेशान नहीं होना है। तो आत्महत्या की मतलब जो है आत्महत्या की दर दुर्खीम ने सामाजिक दर कहा। परंतु जैसे ही समाज में कुछ अलग होता है, असामान्य होता है, असामान्य घटता है, तो आत्महत्या की दर जो है अकस्मात बढ़ जाती है। अब दुर्खीम ने यह निष्कर्ष निकाला कि आत्महत्या के पीछे जो कारण हैं वो सामाजिक होते हैं। दुर्खीम ने मनोवैज्ञानिक, नकल, जैविक इत्यादि आधारों पर जो है आधारित आत्महत्या के अन्य उपस्थित सिद्धांतों का खंडन किया। दुर्खीम कह रहे हैं कि जो मनोवैज्ञानिक या जो नकल है, जो जैविक है, इन आधारों पर आत्महत्या के जो उपस्थित जो कारण है वो ऐसा नहीं है। उन सिद्धांतों का दुर्खीम खंडन करते हैं। आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खीम कहते हैं कि भाई मृत्यु की हर वो घटना जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से किसी व्यक्ति के सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया से उत्पन्न हो, जहां उसे पहले से बोध हो कि इसका परिणाम उसकी मृत्यु होगी, वही आत्महत्या कहलाएगी, वही आत्महत्या कहलाएगी। आत्महत्या आत्मघात की प्रक्रिया है। आत्महत्या क्या है? आत्मघात की जो है प्रक्रिया है। यहां सकारात्मक क्रिया का अर्थ यह है कि कुछ करके मृत्यु को प्राप्त करना, जबकि नकारात्मक क्रिया का अर्थ है कि कुछ ना करके मृत्यु को प्राप्त करना। उदाहरण के तौर पे कि कुछ करके यानी मृत्यु को प्राप्त करना, यहां सकारात्मक क्रिया बन जाएगी। मतलब विष पान करके, जैसे कि विष पी के, तो यहां सकारात्मक जो है क्या बन जाएगी, ऐसे मान लो विष पान कर लिया, किसी ने जो है विष पी लिया, किसी ने जो है सल्फास खा ली, तो विष पान करके मृत्यु को प्राप्त करना यहां सकारात्मक क्रिया बन जाएगी। लेकिन भोजन का परित्याग करके, जैसे जैनिज्म में आपने देखा होगा कि भोजन का परित्याग करके मृत्यु को प्राप्त करना, ये नकारात्मक क्रिया बन जाएगी। और दुर्खीम कहते हैं कि भाई आत्महत्या के पीछे जो प्रमुख कारण है वो आत्महत्या से संबंधित सामाजिक धाराएं हैं, जो मैंने कल डिस्कस किया था, जो सोशल करंट है। यह सामाजिक धाराएं समाज में निष्क्रिय अर्थात सुसुप्त अवस्था में उपस्थित रहती हैं, निष्क्रिय रहती हैं, और जैसे ही कुछ अलग घटता है, असामान्य होता है, ये सामाजिक धाराएं सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, और ये जैसे ही सक्रिय हो जाती हैं हमें आत्महत्या के लिए बाध्य करती हैं। दुर्खीम कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक कारकों की भी भूमिका होती है, परंतु वे आत्महत्या के पीछे उपस्थित कारक नहीं होते हैं, फैक्टर नहीं होते हैं। ये एक व्यक्ति के जो है मात्र उन सामाजिक धाराओं के प्रति ज्यादा अथवा कम संवेदनशीलता बनाती है। मनोवैज्ञानिक कारक एक द्वार का कार्य कर रहे होते हैं यहाँ पर, जिसके माध्यम से आत्महत्या से संबंधित जो सोशल करंट है, जो सामाजिक धाराएं हैं, वो एक व्यक्ति में जो है प्रवेश पाती हैं। अर्थात कि जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तौर से, साइकोलॉजिकल तौर से पुअर है, कमजोर है, उस पर आत्महत्या से संबंधित इन सामाजिक धाराओं का प्रभाव ज्यादा होता है, और ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जबकि जो मनोवैज्ञानिक तौर से क्या है, बहुत मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं, तो वे इन सामाजिक धाराओं का जो है प्रतिरोध करते हैं। अब दुर्खीम ने आत्महत्या से संबंधित सामाजिक धाराओं को भी दो प्रकारों में बांटा, लेकिन इससे पहले आप ये बता दो कि यहां तक चीजें समझ आई कि नहीं। अगर यहां तक चीजें आ गई हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, समझ में आई है। नीलम ये बताओ उनका स्टेटस क्या है? बात हुई? चलो हेलो। लगता है हाँ। हाँ सर, हुई उनसे बात। क्या बोले? कह रहे हैं कि देंगे सारा मटेरियल, ये है वो है। मैंने कहा भेजो, फिर कब तक आएगा? अभी 15 डेज हो गए। फिर
तो आज बोला है कि मैटर तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, मैंने आपको बताया था कि मैटर जो है ना, जो स्टैंडर्ड है वही फॉलो करना है, ठीक है। नहीं नहीं, वो बुक्स वगैरह भेज रहे थे ना। उसी की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो जो है ना कचड़े के भाव भी ना बिके। अरे ठीक है सर, कुछ तो आएगा ही उसमें। तो कुछ ना आने से अच्छा एक चीज यही तो सबसे बड़ा चीज है, आप जो है ना 31 होने को है, आप हाँ, यूट्यूब जो है सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। वो और कल मुझे बताएंगे फाइनली, अभी तो अभी शाम को ही, क्योंकि उनसे बात हुई है। यूट्यूब पर सर्च करना और आप देखना कि यूपीएससी का जो है हमें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। मैं एक लिस्ट बताता हूँ, और किसी से भी 1000 ठीक ठाक आदमी को पूछोगे तो यही बोलेंगे कि हमें कौन सी बुक। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत या डीडी बसु, लोग ज्यादातर हाँ एम लक्ष्मीकांत कहेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, एंशियंट के लिए जिसको रामचरण शर्मा कहते हैं, चाहो तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। वो सर है मेरे पास। मेडिवल के लिए जो है आपको सतीश चंद्रा, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम या जो है बिपिन चंद्रा, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आप महेश पनवाल ले सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के लिए कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी मैं पढ़ा दूंगा और कोई बुक की जरूरत नहीं है। अगर ले भी लोगे तो पैसा बेच जाएगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगर फिर भी चाहते हो पूछना तो लोग रमेश सिंह बताएंगे, तो चाहो तो रमेश सिंह ले सकते हो, ठीक है। रमेश सिंह, लेकिन हाँ। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि उससे कुछ होगा नहीं। रमेश सिंह हो सकता है यहाँ पे पड़ी हो मेरे पास, ठीक है, पड़ी हुई होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ। साइंस एंड टेक के लिए जो है टीचर का नोट्स फॉलो करना है, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड बुक्स है। इसके बाद देखो, हर एक संस्थान का जो बुक्स वो प्रचार के लिए होता है, एडवर्टीजमेंट के लिए होता है। तो एक स्टैंडर्ड बुक और एक नोट्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं फॉलो करना है। पढ़ना तो यूपीएससी तो रहा, फिर मतलब मेंस और सिलेक्शन तो रहा, बाकी तो पीटी क्वालिफाई हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किसी भी संस्थान का, चाहे मेरे संस्थान का हो या किसी भी संस्थान का, जो दरअसल बुक दी जाती है, बैग दी जाती है, वो प्रचार के लिए। बैग पीछे टांगे हैं राम आईएएस, प्रचार कर रहे हैं दुनिया भर में टहल टहल के, वो प्रचार के लिए होता है, एडवर्टीजमेंट के लिए होता है, लोगों को फंसाने के लिए होता है, समझे। तो ये चीजें जरा थोड़ा सा ये आप अपने हिसाब से करिएगा। अगेन बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, किताब में कुछ भी भेजूं, किताब तो पढ़नी नहीं है, किताब कॉपी पेस्ट होता है। एक बहुत बड़ा मार्केट है कंटेंट राइटिंग का, ठीक है। और कंटेंट राइटिंग में 150 रुपया पर जो है पेज मिलता है लिखने का, 170 रुपया पेज मिलता है। आपके साथ ही जो मैम पढ़ाएंगे, दिखा देता हूँ, ये एक बहुत बड़े संस्थान का, ये कंटेंट राइटर बहुत बड़े संस्थान की जो है कंटेंट ये राइट कर रही हैं, ठीक है। पर ये अपने बच्चों को ओपनली बोलती हैं कि बेशक मैं कंटेंट लिख रही हूं, पर ध्यान रखना कि वो किताबें पढ़ना नहीं, और यूपीएससी के लिए ही लिख रही हैं ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप वही जो सर्टिफाइड जो मटेरियल है उसी को पढ़ोगे ना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये, हाँ, नोट्स जरूर टीचर का, अगर आपको टीचर का नोट्स, क्यों? क्योंकि टीचर का वो जो खुद का रिसर्च है वो पिछले 20 साल 15 साल जितना भी, तो एक उसने रिसर्च करके प्रॉपर जो है उसने जो लिखवाया है। नोट्स पढ़ना है एक स्टैंडर्ड बुक, और अगेन एंड अगेन पढ़ना है। इसके अलावा जो चुटका बुक है, जो गाइड बुक है, इसमें यूपीएससी में मतलब भूल जाइए, कुछ भी नहीं होने वाला। मजा आ सकती है चुटका बुक में, गाइड बुक में, लेकिन यूपीएससी नहीं निकला करता है। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, किसी भी संस्थान का हो, अब तो आजकल एक ऐसा है, संस्थान कोई भी खुला, बीच का जो है किसी की भी कॉपी पेस्ट किया, ऊपर कवर निकाल लिया, दैट्स इट, सीधा से माध्यम है। अरे आप खुद बताओ कि एक स्टैंडर्ड बुक जो है 250 रुपए में मिल रही है, आर एस शर्मा मुश्किल से इतने में होगी, ठीक है। और ये जो है फर्जी की किताबें लोग जो है और भेज करके और आपसे 8,000 10,000 काट रहे हैं, ठीक है, 10,000 का ले रहे हैं, 50,000 का ले रहे हैं, सब बकवास है। एक स्टैंडर्ड बुक, एक टीचर का नोट्स, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ओके। हेलो सर। और आपको चाहे जितना कोई, हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर क्या कहते हैं, हम तो बुक नहीं लिए हैं, तो बुक की जरा नाम लिखा करके और राइटर का भी नाम लिखा देते तो हम ले लेते मार्केट से ना। सब बुक नहीं इकट्ठा एक साथ नहीं लेना है, वो मैं जैसे क्लासेस हमारी आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे बुक बताता जाऊंगा, ठीक है। ये नया नया जोश में 2000 की किताबें लेके आ जाओगे और फिर धूल फांकेंगी और पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि 3 दिन पॉलिटी उठाओगे, 4 दिन हिस्ट्री और 5वें दिन ज्योग्राफी, और किसी में मजा नहीं आएगा, छोड़ दोगे, ठीक है। ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी कौन सा सब्जेक्ट ले सर? जी अभी फिलहाल कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं? मैं इंडियन अभी तो हमारा सोशियोलॉजी चल रहा है, और सोशियोलॉजी वाले बच्चों को बुक पढ़नी है और मात्र इग्नू का मटेरियल पढ़ना है,
इग्नू का मटेरियल, और वो भी एक साथ नहीं। मैं एक काम करूंगा कि उसको जो है ना इग्नू का मटेरियल पढ़ा होगा तो मैं उसको टॉपिक वाइज बता दूंगा। बुक्स कुछ नहीं पढ़ना, नोट्स। और कोई ये देखो, मैं आपको रियलिटी बता दूं, मैं किसी का जो है ना फालतू, मेरे पास जो है ना, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मुझे जो है दुनिया की किताबें नोट्स लेके पढ़ना, किताबें, क्योंकि मेरी मजबूरी होती है, ठीक है। तो और ये जो है ना कॉस्टली भी है और ये फर्जी है, फर्जी समझ रहे हो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम होते तो जरूर मैं कुछ बुक्स बताता, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए जो है ना इग्नू का मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है, अच्छा है, भाषा ठीक ठाक। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए सस्ते में भी मिल जाता है, ठीक है। ये बुक्स लोगे फालतू घर में धूल फांकेंगी, ये आपके लिए नहीं है। मेरे पास जो है ना कम से कम हर सोशियोलॉजी की ही कम से कम 40-50 किताब पढ़ी होगी, ठीक है। सर हाँ सर आप बता रहे हो कि इग्नू की बुक्स लें, इग्नू में भी आप जो है जो मोस्ट टॉपिक है उनमें टिक करवाएंगे। हाँ हाँ, बुक नहीं लेना है, मैं बताऊंगा, बुक नहीं है वो जो है कहीं से आप वो करना, वो एकदम फ्री मटेरियल रहता है, बहुत बढ़िया मटेरियल है। और तो उसमें मैं जो है कुछ टॉपिक बता दूंगा कि ये टॉपिक हैं, बाहर मिल जाती हैं, या फिर डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ओपन प्लेटफॉर्म में है, डाउनलोड करके बोलना भैया ये कर दो आप, ये टॉपिक उतना करवा लेना, ठीक है। दो इतना लगभग इतनी दोनों पेपर के लिए बन जाएगा, ठीक है। बस इतना अभी मैं बताता हूँ कितना बन जाएगा, वो भी इग्नू का मटेरियल रखा है। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। देखो ये जो है ना, ये ऐसे करवा लेना आप, ऐसे ऐसे करके, तो छोटे में थोड़ा सा हो जाएगा, अगर देखने में समस्या ना हो। ये इग्नू का मटेरियल है, ठीक है। ये जो है ना अपने पास जो है ऐसे जो सोशियोलॉजी वगैरह की जो है बहुत सारी ऐसी किताबें देख रहे हो, ये समाजशास्त्री विचार, पर इन्हें नहीं पढ़ना है, ओनली टोटली लॉस ऑफ मनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फालतू का बुक नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। हाँ सर फालतू बुक नहीं पढ़ेंगे सर, आप वही बताइए जो हमारे लिए इस टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उसमें जो मैं बता दूंगा इग्नू का क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, इग्नू वाले के। और नोट्स, इसके बाद नोट्स, देखो नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, पर अंदर से आवाज भी आनी चाहिए। तो मैं जो है ऑप्शनल वाले बच्चों को बोल देता हूँ कि नहीं किताब पढ़ लो, एक किताब पढ़ना जरूरी है, ठीक है। एक आपको आइडिया ओवरऑल रहेगा। बाकी जीएस वालों को तो इकोनॉमी कोई बाहर से ना समझ आएगी और ना ही पढ़ना है, बाकी आपकी मर्जी, जो भी करना हो आपके ही, मैं फायदे की बात कर रहा हूँ। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। चलो कहाँ क्या कर रहे थे हम, क्या कहाँ पर पढ़ रहे थे। चलो मैंने टाइम कितना 43 है, ठीक है। दुर्खीम ने आत्महत्या से संबंधित सामाजिक धाराओं को दो प्रकारों में क्लासिफाई किया, 2 भागों में बांटा, एक एकीकरण और दूसरा नियंत्रण। सामाजिक धाराओं को 2 भागों। अच्छा एक चीज नहीं मुझे समझ आता कि लोग क्वालिटी दे करके बच्चों को अट्रैक्ट करें ना, लोग लूटते क्यों हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। मैं एक संस्थान से मैं बता दूं कि रिसेंट मुझे टर्मिनेट भी किया है उस संस्थान ने, और सिर्फ एक ही बदौलत, मैं क्वालिटी की डिमांड करता था और वो जो है ना, बाकी समझ रहे हो कि क्या करते थे, एकीकरण, एकीकरण और नियंत्रण। वो कह रहे थे हम सेल्समैन हैं, हमारा काम निकल गया, बेच लिया, बस हो गया। और वो यहाँ तक तो भड़का रहे हैं लड़कों को कि मैं जो है, लड़के पूछ रहे हैं कि कहाँ गए वो सर, हमें उन्हीं से क्लास करनी है, डेली क्लास करनी है। तो कोई कह रहा है कि पीएचडी करने चले गए हैं, क्यों नीलम? Sir, which one institution? नाम लेना ठीक नहीं है। ये बच्चे ज्यादातर वहीं से हैं, जो बच्चे आप लोगों के अलावा ये लोग वहीं से हैं, ठीक है। एकीकरण, एकीकरण और जो है नियंत्रण। यहाँ एकीकरण जो है, किसी ने मैसेज कर दिया होगा, अच्छा नहीं किया, चलो ठीक है। एकीकरण जो है एक व्यक्ति के परिवार और समाज के अन्य सदस्यों के साथ उपस्थित घनिष्ठता को दर्शाती है। दोबारा सुनिएगा, जो एकीकरण है, इंटीग्रेशन है,
ये एक व्यक्ति के परिवार और समाज के सदस्यों के बीच जो उपस्थित जो घनिष्ठता है उसको दर्शाती है। इससे भिन्न जो नियंत्रण है ये एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में परिवार और समाज के अन्य सदस्यों के हस्तक्षेप को संबोधित करती है। दुर्खीम कह रहे हैं कि जब तक समाज में एक एकीकरण और नियंत्रण सामान्य होते हैं तो आत्महत्या की दर भी सामान्य होती है, नियंत्रण भी सामान्य होता है। और यदि असामान्य तौर से यह ज्यादा या कम हो जाए तो आत्महत्या की दर में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर नियंत्रण या एकीकरण असामान्य हो जाए, ज्यादा भी हो जाए या कम हो जाए, तो आत्महत्या की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दुर्खीम यहां तक कहते हैं कि यदि समाज में एकीकरण सामान्य से ज्यादा हो तब परार्थवादी आत्महत्या उत्पन्न होगी, परार्थवादी। और यदि एकीकरण कम हो तब अहमवादी जो है इगोइस्टिक सुसाइड उत्पन्न होगी। और यदि नियंत्रण आवश्यकता से ज्यादा है, कंट्रोल आवश्यकता से ज्यादा है, तब विनाशकारी आत्महत्या फेटलिस्टिक सुसाइड उत्पन्न होगी। और यदि नियंत्रण आवश्यकता से कम है तब जो है अप्रतिमानित एनोमिक, याद है कल मैंने बताया था, तो अप्रतिमानिक एनोमिक जो है सुसाइड उत्पन्न होगी। अब बताओ यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है। बताओ जल्दी से। सर एक बार और बता दीजिए। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, दुर्खीम कह रहे हैं, दुर्खीम कह रहे हैं कि यदि समाज में एकीकरण सामान्य से ज्यादा होता है तब परार्थवादी आत्महत्या उत्पन्न होती है। अब यदि एकीकरण कम रहता है, इंटीग्रेशन कम रहता है, तब अहमवादी इगोइस्टिक सुसाइड उत्पन्न होती है। यदि नियंत्रण आवश्यकता से ज्यादा होता है तो विनाशकारी फेटलिस्टिक सुसाइड उत्पन्न होती है। यदि नियंत्रण आवश्यकता से कम हो तब अप्रतिमानित यानी एनोमिक सुसाइड उत्पन्न होती है। यदि परार्थवादी ये हो गया ना। अब परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने परिवार के अन्य सदस्यों या समाज के अन्य सदस्यों के साथ उपस्थित जो एकता और घनिष्ठता के कारण आत्महत्या कर लेता है। मतलब कि जो परार्थवादी आत्महत्या है तो कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के अन्य सदस्यों या समाज के अन्य सदस्यों के साथ जो उपस्थित एकता है, यूनिटी है, घनिष्ठता है, उसकी वजह से आत्महत्या कर लेता है। और भारत में जो साउथ इंडिया में ये बहुत देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में कोई एक्टर चला गया तो 10-15 लोग तो ऐसे पीछे लगे चले जाते हैं उनकी आत्मा को शांति देने। ठीक है, तो ये क्या है, ये परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। यदि एक समूह या समूह के प्रति समर्पण या निष्ठा प्रमाणित करने के उद्देश्य से आत्महत्या अनिवार्य हो तब इसे अनिवार्य परार्थवादी आत्महत्या कहेंगे। जैसे कि आपको बता दूं कि जापान में जो जापानी योद्धा सामुराई में हाराकीरी की प्रक्रिया है, और यदि जो है समूह आत्महत्या की सराहना करे परंतु आत्महत्या अनिवार्य ना हो तब इसे वैकल्पिक जो है परार्थवादी आत्महत्या कहेंगे। उदाहरण के तौर पे अब जैसे कि प्रत्येक जो आतंकवादी है वो आत्मघाती नहीं होता, लेकिन यदि आत्महत्या मृत्यु के उपरांत प्राप्त करने वाले आनंद की अनुभूति के उद्देश्य से वो ऐसा इसे मतलब करे तब ये विकट जो है परार्थवादी आत्महत्या है। जैसे कि जैनों में जो कैवल्य है वो विकट परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। अहमवादी आत्महत्या ये तब होता है जब एक व्यक्ति का संबंध समाज के अन्य सदस्यों के साथ बहुत कमजोर होता है, एकाकीपन होती है, तो एकाकीपन की उस स्थिति में वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। आप जैसे चूंकि देखो पुरुष चूंकि एकांत में रहना पसंद करते हैं, जबकि महिलाएं जो होती हैं वो मछली बाजार लगा ही लेती हैं, कुछ भी हो जाए। दो महिलाएं कभी शांत रह ही नहीं सकती हैं, है ना, ये रियल है और ये अजूबा भी है। ठीक है, अगर मतलब वो अगर उनको 200 किलोमीटर अगर जाना भी है और वो एक दूसरे के दुश्मन भी है ना, लेकिन दो महिलाएं हैं तो दुश्मन नहीं रहेंगे जाते लास्ट तक, ये जान लो। ठीक है, तो चूंकि जो मनुष्य पुरुष होता है वो एकांत में रहना पसंद करता है, जबकि महिलाएं जो है समूह में रहना पसंद करती है। पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है आत्महत्या इसीलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि शिक्षा जो है वो व्यक्तिवाद को जन्म देती है। और यहाँ क्या है कि व्यक्तिवाद आत्महत्या को ज्यादा मतलब आत्महत्या को प्रमोट करता है, इंडिविजुअलिटी। जब एक व्यक्ति के जीवन में आप जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे सुनो ना, आप थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हो तो आप लोगों से दूरी बनाने लगते हो,
आप अपने आप को सुपीरियर, अगले को इंफीरियर मतलब फील होने लगता है। क्या मैं रामलाल से बात करूंगा? कल के दिन आप जो है रामलाल चड्डी पहनाते घूम रहा था सबको, तो उसका हम रामलाल से बात करेंगे? हम रामलाल से बात नहीं करेंगे। तो जब आप समाज से दूर होते हैं ना, तो समाज भी दूरी बनाने लगता है। फिर आप एकाकीपन के जीवन में आते हैं, और अगर कुछ असमान हुआ तो लटक गए। तो जब एक व्यक्ति के जीवन में बाह्य हस्तक्षेप अत्यधिक हो, उसके पास किसी प्रकार की स्वतंत्रता ना हो, और वह यह महसूस करने लगता है कि उसकी महत्वाकांक्षाओं का दमन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में विनाशकारी आत्महत्या उत्पन्न होती है। जैसे कि दास जो है आत्महत्या, वो दरअसल दासों की जो आत्महत्या है वो ऐसी होती है, विनाशकारी आत्महत्या होती है। एनोमी या प्रतिमान शून्यता एक ऐसी अवस्था है जिसमें मानदंड विलुप्त हो जाते हैं, वैल्यूज नहीं होती। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो दशा है जिसमें पहले से उपस्थित मानदंड कमजोर हो जाते हैं और हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करने में असमर्थ रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें हमारे मनोभाव प्रभावित करते हैं, और जब भी एक असामान्य परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें जो है सही या गलत करना जो है संभव ना हो, डिसाइड करना संभव ना हो जाए, तब आत्महत्या कर लेते हैं। क्या है भाई? तब आत्महत्या कर लेते हैं, और इसे अप्रतिमानित आत्महत्या कह सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अर्थव्यवस्था में अकस्मात अगर मंदी आ जाए, तो इसके कारण कोई आत्महत्या कर ले कि भाई उसका जो है, तो ये जो है क्या कहेंगे कि जो ये भी एक आत्महत्या का, इसको हम अप्रतिमानित आत्महत्या कहेंगे। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का? हाँ चलो। सर। अब यदि दुर्खीम के द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या का सिद्धांत समाज शास्त्र में एक शास्त्रीय योगदान है, तो इसकी आलोचना भी होती रही है, और इसकी आलोचना इसके सामाजिक यथार्थवाद के कारण हुई है। इस सिद्धांत में ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्खीम ने यह जबरन प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि आत्महत्या के कारक मात्र आत्महत्या के जो कारक हैं वो मात्र सामाजिक होते हैं, और सामाजिक कारक सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रमुख जो है वो कारक हो सकते हैं, परंतु वे एकमात्र कारक नहीं है। ठीक है, ये सर्वप्रमुख कारक हो सकते हैं, मेन फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये अकेले एक कारक नहीं है कि आत्महत्या के पीछे, की आत्महत्या के पीछे सिर्फ एक यही कारक है। वैज्ञानिक तौर से यह प्रमाणित तथ्य है, आपको साइंटिफिकली बता दूं, और ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। मैं एक उदाहरण अभी दूंगा। तो वैज्ञानिक तौर से एक जो है सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है, और अगर उसकी कमी हो जाए तो ये आत्महत्या को क्या करता है? बढ़ावा देता है। सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन अगर कम हो जाए, तो अगर मान लो कि फला व्यक्ति ए है, सेरोटोनिन मतलब बहुत उसमें कम है हार्मोन की, और उसकी परिवार में लड़ाई हुई तो वो लटक जाएगा। ये साइंटिफिकली जो है क्या है, ये प्रूव्ड है। इसी वजह से दुर्खीम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है, इसकी क्या होती है? आलोचना भी होती है। ग्रेवियल टार्डे ने भी यह प्रमाणित किया कि भाई नकल भी आत्महत्या का एक प्रमुख आधार है, और इसको अगर आपको समझना है तो जुवेनाइल जस्टिस एक वेब सीरीज है, थर्ड है, उसे देखिएगा। नकल भी जो है क्या है कि इसका आत्महत्या का एक प्रमुख आधार है। लोग मानसिक कारणों से भी आत्महत्या कर लेते हैं, तो दुर्खीम ने इन सबका खंडन बिना किसी उचित आधार के कर दिया। इनका खंडन जो है बिना उचित आधार के किया, कोई उचित आधार नहीं था, और यह सिद्धांत जो है रूढ़िवादी प्रयोजनवाद से ग्रसित है। दुर्खीम के द्वारा एकत्रित आंकड़ों में विश्वसनीयता पर भी संदेह किया गया। उन्होंने औपचारिक स्रोतों से जो है आंकड़े एकत्रित किए थे, परंतु हत्या की कई घटनाओं को भी आत्महत्या के तौर पे दर्ज कराया जाता है, और आत्महत्या की भी कई घटनाओं को भी दुर्घटना के तौर पे दर्ज कराया जाता है। तो डेटा में भी क्या हो सकता है भाई? फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि आप चले जाओ पुलिस स्टेशन, तो वाकई में उसके साथ हो सकता है कि उसने आत्महत्या जो है किसी दूसरे कारण से करी हो, लेकिन लोग डोमेस्टिक वायलेंस लगा ही देंगे। हो सकता है आत्महत्या ना भी की हो, लेकिन जो है मायके वाले बता देंगे कि इनको जो है जबरदस्ती मार डाला। तो कई जो आंकड़े होते हैं, ये आंकड़े जो हैं आप देखोगे कि तो एग्जैजरेटिंग या जो मैनिपुलेटिंग होते हैं। ठीक है, इस वजह से इनके आत्महत्या के सिद्धांत का जो है आलोचना भी होता है। दुर्खीम टॉपिक कंप्लीट। यहां तक कल छुट्टी है आप लोगों की, और परसों फुल टेस्ट होगा इमाइल दुर्खीम तक। ठीक, कुछ पूछना चाहते हो कोई?
सर ये जो आपने 3 दिन पढ़ाया है, 3 दिन का आप टेस्ट लेंगे पढ़ाए हो तो? इनका टेस्ट नहीं लेंगे, पूरा टेस्ट लेंगे। 3 दिन का क्यों टेस्ट लेंगे? अच्छा, पूरा टोटल 15 वीडियो जो वो भी? हाँ, जो जहां तक हमने मैक्स वेवर तक कर लिया था, या आरके मर्टन नहीं, आरके मर्टन नहीं, पिछला क्या कहाँ तक हमने किया था? वेबर हो गया था, मार्क्स हो गया था, चलो और बताओ कहाँ तक हो गया था? शायद एक और सर वो थिंकर हो गए थे। और आरके मर्टन जो है, अगली क्लास से आरके मर्टन स्टार्ट होगा, रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है सर, यही पूछ रहे। ठीक है, तो अब यहीं तक, अगली क्लास में 9 बजे मिलते हैं सभी को। और हम जल्दी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, जो ये अभी मैं बैच बताया था प्रीलिम्स, जिनको अगले साल एग्जाम देना है 2023 में, तो उनके लिए बहुत जरूरत है। 24 वाले बच्चे ये बैच ना ज्वाइन करें तो कोई इशू नहीं है, और ना ही ज्वाइन करें, ठीक है। पर अगर 23 वाले बच्चों को एग्जाम देना है, तो मुझे लगता है जो सुपर 100 बैच है वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण बैच है, ठीक है। इसमें 100 बच्चे से ज्यादा हम नहीं एडमिशन लेंगे, और उन 100 बच्चों में जो है, मैंने बताया था कि पिछले वर्ष सिलेक्शन रेशियो क्या था हमारा, पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, 1-to-1 मेंटरिंग इसमें उपलब्ध है, सारी चीज है, ठीक है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं हम, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखना सभी लोग, बच्चा लोग। कोई अगर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। चलो, किसी को कुछ नहीं पूछना, बाय बाय सभी को।